साथियों नमस्कार। प्रश्नावली 5.1 पढ़ने से पहले हमें वर्ग याद होने चाहिए। तो ये 1 से लेकर 20 तक के वर्ग मैंने आपकी सहायता के लिए यहाँ पर लिख दिया है। आप इनको अपने नोटबुक में उतार लें, अभी इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको 20 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए, तभी अपनी पूरी प्रश्नावली समझ में आएगी। इसलिए आप 20 तक के वर्ग याद कर लो। अब अपन प्रश्नावली की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए 5.1 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। हमें इसमें वर्गों के इकाई के अंक पूछ रहा है, तो अपन इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि वर्ग क्या होता है ना। संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर हमें वर्ग प्राप्त होता है। मान लो कोई भी संख्या है, मैं बात कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा कर दो तो मुझे 2 दूनी 4 हो जाएगा। 9 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 9 इंटू 9, 9 को 9 से ही गुणा कर दो तो 81 हो जाएगा। 10 का वर्ग क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10। अब इसमें एक बात और होती है, जैसे यहाँ पर 2 का वर्ग है तो 2 के वर्ग को मैं लिख दूंगा 2 की घात 2। यहाँ 9 का वर्ग है तो देखिए यहाँ पर 9 की घात 2 लिख दूंगा मैं इसको, क्योंकि 9 यहाँ पे 2 बार गुणा हो रहा है ना, तो 9 की घात 2। यहाँ 10 का वर्ग है तो इसको मैं लिख दूंगा 10 की घात 2। ओके, इस तरीके से अपन वर्ग को परिभाषित करते हैं और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आ गया 8 का वर्ग, 8 का वर्ग तो ये हो जाएगा 8 का वर्ग हो जाएगा 8 की घात 2 और में इसका हो जाएगा 8 इंटू 8, 8/64। ओके, तो इस तरीके से अपन किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में जो पहला प्रश्न है वो क्या है, यहाँ पर है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। यानी आपको पूरा वर्ग नहीं पूछ रहा, वो केवल उसका इकाई का अंक पूछ रहा है। जैसे यहाँ 81 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। 81 का वर्ग अपन करते हैं, एक बार आप देखिए 81 का वर्ग क्या हो जाएगा, तो 81 को 81 से गुणा कर दें, ये 81 का वर्ग होता है। 81 को 81 से गुणा करने पर अपन गुणा कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो बताओ कितना आ जाएगा, 1 एकम 1, 1 को 8 से गुणा किया तो 8 इंटू 8 एकम 8, 8/64। जोड़ो 1, 8 और 8 16, हासिल का 1, 4 और 1 5 और 6 का 6, ये हो गया मेरे पास में 6561। अब वो हमें क्या पूछ रहा है, इसका वर्ग नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि 81 के वर्ग में इकाई का अंक। बताओ इसमें इकाई का अंक क्या आया, इकाई का अंक आया इसमें 1। क्या आ गया, इकाई का अंक मेरे पास में 1 आ गया। ओके, अब ये 1 आ गया तो अपना उत्तर यहाँ जाएगा बस केवल 1। लेकिन वो जो पूछ रहा है तो आपको हर बार इसे गुणा नहीं करना। कैसे देखना है, आप देखो यहाँ पर 81 था, आपको मालूम है 1 को 1 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तभी मेरे पास में 1 आया। तो एक काम करेंगे अपन, जो भी संख्या आएगी, मान लो यहाँ पर 81 है, इसमें जो इकाई का अंक है इसका वर्ग कर दो आप। 81 में इकाई का अंक 1 है, 1 का वर्ग क्या होता है बताओ, 1 को 1 से गुणा करने पर 1 ही आता है। ओके, तो अपना जो इसका उत्तर आ जाएगा वो भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए 81 है तो 81 के वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा, कि जो 81 में इकाई का अंक, 81 में इकाई का अंक 1, तो बताओ 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, तो इसका उत्तर 1 आ गया। यहाँ बोल रहा 272 के वर्ग में इकाई का अंक, तो आप सबसे पहले 272 में इकाई का अंक देखिए क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आप बताइए 2 का स्क्वायर कितना होता है, ये देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ देखो 799 के वर्ग में इकाई का अंक, बताओ इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो बताइए यहाँ 9 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 81 आ रहा है, और 81 में इकाई का अंक आ रहा है कितना, 1 आ रहा है, कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, यहाँ देखो 3853 के वर्ग में इकाई का अंक, तो इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे आ रहा है इकाई का अंक 4 आ रहा है, बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और 16 में फिर इकाई का अंक कितना है, 6, केवल 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 6। ओके,
आगे देखो आप लोग, यहाँ इकाई का अंक आ रहा है 7। बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का वर्ग होता है 49। 7 का वर्ग 49 होता है, और 49 में इकाई का अंक कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इस संख्या में इकाई का अंक आ रहा है 8। अब बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 में इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो यहाँ पर भी अपना उत्तर हो जाएगा 4। ओके, यहाँ पर आगे इकाई का अंक आ रहा है इसमें 0। ठीक है, बताओ 0 यहाँ आ रहा है 10 में, और यहाँ कितना आ रहा है? डबल 0 आ रहा है, और इसमें इकाई का अंक 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या लिख दोगे आप? इसमें 0 का स्क्वायर 0। आगे देखो 12,796, इसमें इकाई का अंक 6 आ रहा है। अब आप बताइए 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है, और 36 में इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो आप यहाँ पर भी 6 लिख दीजिए। और ये लास्ट में आ रहा है 5। बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो और 25 में इकाई का अंक 5 आ रहा है, तो यहाँ पर भी इकाई का अंक हो जाएगा 5। ओके, इस तरीके से अपना ये पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये खुद ही बोल रहा है कि ये जो संख्याएं हैं ये पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, आपको इनका कारण देना है। सबसे पहले अपन पूर्ण वर्ग संख्याओं की जानकारी करते हैं कि ये क्या होती है। देखिए कि जो संख्या किसी संख्या का वर्ग होती है वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। जैसे 1 का वर्ग करने पर 1 आता है, 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, 4 का वर्ग करने पर 16, और 5 का करने पर 25। तो ये जो संख्याएं हैं मेरे पास में ये सारी पूर्ण वर्ग है। ये जितनी भी संख्या है, जैसे 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का 49, 8 का 64, है ना, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये जितनी भी संख्या है इधर वाली, ये सारी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती है। यानी जो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग होती है वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर नोटिस करेंगे तो सभी पूर्ण वर्ग संख्याओं में 1 आ रहा है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 0, यानी यही संख्या आ रही है अपने पास में। यानी जो मेरे पास में जो संख्या आई उनमें अगर आप देखेंगे तो मेरे पास में एक तो आया 1, इकाई के अंक में 1 आ रहा है 4, 1 आया 9, 1 6 और 1 5 और एक लास्ट में आ गया 0। ओके, यही संख्या आ रही है। तो इनको देखने पर हमने कुछ नियम बनाए हैं, आप वो नियमों को देखेंगे तो देखिए आप लोग एक बार कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक हमेशा क्या आता है? 0, 1, 4, 5, 6, 9, यही होता है बस। यानी जिन संख्याओं के अंत में इनके अलावा कोई भी संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। दूसरा नियम है कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो वे पूर्ण वर्ग नहीं होती। ये ध्यान रखना है, 4 अंक याद कर लेना, 2, 3 और 7, 8। इनमें से अगर कोई भी संख्या आ जाए इकाई के अंक में वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक संख्या लिख दी 137, तो ये क्या है? पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ओके, तो आपको बिना किसी कारण के मैंने ये लिख दिया संख्या 1868। आपको कोई पूछे कि बताओ ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो ये बिल्कुल पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 8 आ रहा है। तो जिसमें भी 2, 3, 7, 8 ये आ जाए वो पूर्ण वर्ग नहीं होती है। और तीसरा नियम है कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में शून्यों की संख्या सम होती है। आप ये भी समझ लो कि जैसे मान लो अगर मैं 10 का वर्ग करता हूं तो 10 को 10 से गुणा करूंगा 100 आ जाएगा। इसमें कितने जीरो आ रही है? 2 जीरो आ रही है। तो बताओ 2 सम संख्या होती है। अगर मैं 20 को गुणा करूंगा तो 20 को 20 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में आ जाएगा 400। ओके, यहाँ पर भी जीरो की संख्या कितनी आ गई? 2 आ गई। आप कभी भी किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में जीरो की संख्या देखोगे तो हमेशा सम आएगी। सम का मतलब जैसे मान लो अगर आप 100 को 100 से गुणा करते हो तो गुणा करो, 1, 2, 3, 4 जीरो आ जाएगी और 1 एकम 1। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 10,000। इसमें आप जीरो गिनोगे तो 1, 2, 3, 4 जीरो आ रहा है।
ओके, यानी यहाँ पर भी जीरो की संख्या सम आ रही है। तो कोई भी अगर आप पूर्ण वर्ग संख्या लेते हो तो उसमें शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है, आपको ये याद रखना बस। ओके, अब चलते हैं अपन हमारे प्रश्न में। तो ये तीनों नियम याद रखने। अब वो बोल रहा है कि ये 1057 है, इसमें ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो आप इसका कारण बताइए। बताओ इसमें इकाई अंक कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और अभी अपन ने पढ़ा है कि जिन भी संख्याओं में इकाई अंक 7 आ जाए, 2, 3, 7 और 8, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होती। तो वो बोल रहा है कि इसका कारण दो आप। तो बताओ इसका कारण क्या हो जाएगा? तो अपन लिख देंगे कि 1057 में इकाई का अंक 7 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, दूसरा देखो, इसमें इकाई का अंक आ रहा है 3। तो बताओ जब जिसमें 3 आ जाता है वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होता। आप याद ही कर लो कि जिन संख्याओं में क्या क्या आ रहा है, एक तो हो जाए 2, 3, 7 और 8। बस आपको ये 4 संख्या याद रखनी है। ओके, अब आप देखो इसमें 3 आ गया तो क्या लिख देंगे यहाँ पे कि इकाई का अंक संख्या लिख दो पहले तो 23,453 में इकाई का अंक 3 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, आगे वाले में देखो, इसमें इकाई का अंक आ रहा है 8, तो अपन इसमें भी क्या लिख देंगे 7,928 में इकाई का अंक 8 है, अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, आपको बस खाली ये संख्या याद रखनी है। यहां पर देखो 2 आ गया, तो 2 में भी क्या होता है? नहीं होता, क्योंकि देखो 2, 3, 7, 8 इनमें से कोई भी संख्या आ गई तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहां भी लिख दो कि ये जो संख्या है, तो इसमें क्या लिख देंगे कि इकाई का अंक 2, 2, 2, 2 में इकाई का अंक 2 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, अब देखो ये जो सवाल है इसमें देखो, इसमें लास्ट में आ रहा है 0। तो 0 वाला मैंने आपको एक नियम बताया था, क्या कि पूर्ण वर्ग संख्याओं में शून्यों की संख्या हमेशा सम होती है। सम का मतलब जैसे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, 10, ऐसे इतने बार 0 आना चाहिए। यहाँ पर देखो 0 कितने बार आ रहा है? 3 बार 0 आ रहा है। अब 3 तो विषम संख्या है, तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे कि 64,000 में शून्यों की संख्या विषम है। शून्यों की संख्या विषम है। शून्य का मतलब 0 की संख्या, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, आया समझ में? आगे देखो यहां पर आ रहा है ये वाली संख्या, इसमें इकाई का अंक 2 आ रहा है, तो अपन यहां सीधा लिख देंगे कि 89,722 में इकाई का अंक 2 है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 संख्या है, 2, 3, 7, 8। ओके, यहां पर भी देखो 0 3 बार आ रहा है। अब 0 3 बार आ रहा है तो अपन क्या लिख देंगे, पहले तो संख्या उतार दो और लिख दो कि इसमें शून्यों की संख्या विषम है। शून्यों की संख्या विषम है, विषम है, अतः यह
पूर्ण वर्ग नहीं है। आगे देखो, यहां पर भी देखिए इसमें लास्ट में 0 आ रहा है, तो जो इसमें 0 एक ही बार है, तो 0 एक बार है तो अपन क्या लिख देंगे कि 50 50 50 में शून्यों की संख्या विषम है। शून्यों की संख्या विषम है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। ओके, तो आपको केवल ये 4 संख्या याद रखनी है, 2 3 7 8। ये चारों संख्या जिस भी में इकाई का अंक आ जाए वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और एक आपको 0 विषम बार नहीं आना चाहिए। अगर विषम बार आ गया 3 बार, 1 बार, 5 बार, तो वो भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ओके, तीसरा सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? यानी इन चारों का हमें इनका वर्ग करेंगे तो कौन सी संख्या का वर्ग विषम होगा? तो देखिए, एक नियम होता है कि सम संख्या का वर्ग सम संख्या और विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। कैसे होता है? आप देखो, सम संख्या ये है 2 4 6 8 और 10। आप अगर देखो 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 4 का किया तो 16 आ गया, 6 का किया 36, 8 का 64 और 10 का 100। ये सभी संख्याएं सम संख्या है। इधर देखो विषम संख्या में देखिए आप लोग 1 3 5 7 9। अगर अपन इनका वर्ग किया तो देखो 1 का वर्ग 1 जो विषम संख्या है, 3 का वर्ग भी 9 या विषम संख्या है, 5 का वर्ग 25 ये भी विषम संख्या है, 7 का वर्ग 49 ये भी विषम, और 9 का वर्ग 81 ये भी विषम। आपको मालूम है विषम संख्या हमेशा 1 3 5 7 9 ये वाली संख्या होती है। देख लो आप, इनमें इकाई का अंक यही संख्या आ रही है। ओके, तो ये अपने को नियम याद रखना है कि सम संख्या का वर्ग सम होता है और विषम संख्या का वर्ग विषम होता है। अब हमारा जो प्रश्न यहाँ पे है वो बोल रहा है कि किस संख्या का वर्ग विषम होगा? तो आपको मालूम है कि वर्ग विषम कब होता है? जब संख्या विषम होती है। तो इनमें से ये संख्या विषम है क्योंकि इसके लास्ट में 1 आ रहा है, तो इसका वर्ग भी क्या हो जाएगा बताओ? इसका वर्ग भी विषम हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखो इस संख्या में लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये सम संख्या है। सम संख्या का वर्ग भी क्या होता है? सम होता है। ये देखो यहाँ पर 9 आ रहा है, बताओ 9 संख्या विषम होती है, तो विषम का वर्ग भी क्या हो जाएगा? विषम हो जाएगा। समझ गए आप लोग बात को? और यहाँ पर लास्ट में आ रहा है 4, इकाई का अंक 4 आ रहा है, तो 4 तो सम होता है, और अगर इसका वर्ग करेंगे तो भी हमें सम मिल जाएगा। अब वो पूछ रहा था हमें कि बताओ किस संख्या का वर्ग विषम होगा? तो विषम किस किस का आया? एक तो ये और एक ये, यानी 1 और 3 है, इनका वर्ग विषम हो जाएगा। ओके, चौथा सवाल देखिए, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। देखो यहाँ पर क्या किया, 11 का वर्ग किया तो 121 आ गया, ठीक है। फिर 101 का वर्ग किया, ये जो स्क्वायर 2 घात लगी होती है इसका मतलब वर्ग होता है, तो 101 का वर्ग किया तो यहाँ पर आ गया 10201। देखिए आप, यहाँ पर था 1 2 1, यहाँ पर भी 1 2 1, यानी बीच में क्या लगा दिया? 1 1 0 लगा दी। 1 0 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पर भी बीच में 1 0 आई थी, ठीक है। यहाँ पर 0 नहीं थी तो यहाँ पर भी 0 नहीं आई। अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 2 0 आ गई, तो देखो यहाँ पर भी 1 2 और 1, और इनके बीच में यहाँ पर 2 0 है, तो यहाँ पर भी देखो 2 0 और 2 0 लगा दी इन्होंने। समझ रहे हैं आप बात को? अब यहाँ देखो, इधर भी 1 1 है, तो बताओ यहाँ पर तो देखो 1 की जगह 1 आ गया, 2 की जगह 2 आ गया, और 1 की जगह वापस 1 आ गया। बीच में क्या आएगा? यहाँ पर 4 0 है, यहाँ जब 2 0 थी तो इधर 2 0 बीच में थी, जब यहाँ 4 0 है तो आप भी यहाँ 4 0 लगा दो, तो 1 2 3 4, और इधर भी 4 0, 1 2 3 4। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखो 1 और 1, और बीच में 1 2 3 4 5 6 0 है, तो आप भी क्या करेंगे? सबसे पहले तो लिख देंगे 1, लिख दिया 1, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो लिख दिया आपने 1। फिर उसके बाद में क्या लगा दोगे? यहाँ 4 लगाई थी ना, यहाँ 6 0 लगा दो, 1
2 3 4 5 6। फिर क्या लिख दोगे, फिर लिख दोगे 2, तो ये लिख दिया अपन ने 2। फिर वापस यहाँ भी 4 जीरो, तो इधर भी 6 जीरो लगा दो आप, 2 3 4 5 6, और इधर 1 है तो यहाँ पर भी आप 1 लिख दो। आया आपको समझ में? यानी यहाँ बीच में जितनी जीरो है ना उतनी जीरो आप इधर लिख दो और यहाँ दोनों जगह लिख दो। यहाँ 4 जीरो थी तो यहाँ 4 4 लिख दी अपन ने। यहाँ पर बीच में 6 जीरो है तो आप यहाँ भी 6 जीरो लगा दो और यहाँ भी 6 बार जीरो लिख दो। और लिखना क्या है बीच में, तो 1 2 1 बस। ठीक है, यही प्रश्न है, बहुत सिंपल सा है। 5वां सवाल है, निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। देखिए यहाँ पर है 11 का स्क्वायर बराबर 121। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, इन्होंने यहाँ तो 1 1 रखा और बीच में 0 लगा दिया। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, इधर हो गया 1 0 2 0 1, यानी इन दोनों के बीच में 0 0 डाल दिया, 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ पे, तो ये संख्या बन गई। अब देखो इन्होंने क्या किया, इस बार 1 0 1 फिर 0 1। ओके, तो आप देखो यहाँ पर 1 2 बार था तो यहाँ पर मेरी गिनती गई 2 तक। यहाँ पर 1 1 1 3 बार 1 है तो यहाँ पर मेरी गिनती देखो 1 2 3, फिर उसके बाद वापस कम कर दिया तो फिर 2 फिर 1, ऐसे उल्टा चलता है। ठीक है, यानी जितने बार 1 है उतनी बार मेरे को गिनती लिखनी है और बीच में 0 0 लगाते जाना है। ठीक, अब यहाँ देखो आप, यहाँ पर है, यहाँ देखिए 1 0 1 0 1, अपने को गिनना है 1, तो देखो 1 2 3 4 बार 1 है तो यानी 4 बार 1 है तो अपनी ये गिनती कहाँ तक जाएगी, 4 तक लिख दो आप। तो 1 0 2 0 3 0 4, उसके बाद वापस कम कर दो तो 4 के बाद में 3 फिर 2 और फिर 1, और सबके बीच में 0 0 तो लगाना ही है। अब इधर देखो यहाँ पे ये वाला सवाल है, इन्होंने ये इसका उत्तर दे दिया, अब इसका प्रश्न हमें बनाना है। बताइए यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 और वापस से 4 आ गया, यानी 5 तक जाना है। 5 तक का मतलब 1 कितने बार आएगा, 5 बार आएगा। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 1 5 बार, तो 1 और बीच में 0 लगा दे जाएंगे, 2 3 4 और ये 5, और ये इसका स्क्वायर हो गया। ओके, अब देखो आप 1 2 3 4 5 बार 1 हो गया, हमें भी 5 बार ही चाहिए था और बीच में तो सब में 0 लगाना ही है। ठीक है, तो बहुत सरल सवाल है, आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 6वां सवाल देखिए, निम्न प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमें इसमें भी प्रतिरूप दिया है तो पहले इसको समझते हैं। आप देखो यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग। तो देखो इसने क्या किया, आप यहाँ से और समझो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। यानी इसने क्या किया, 2 को और 3 को गुणा कर दिया तो 2 तिया 6 हो गया और 6 के आगे वाली संख्या 7 लिख दी। अब यहाँ भी देखो 1 फिर 1 के आगे 2 आता है, फिर इन दोनों को गुणा कर दिया तो 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, और फिर 2 के बाद में कितना आता है, 3 आता है। आप देखो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया, फिर इस 2 को यहाँ लिख दिया। ठीक, फिर 2 के आगे 3 आता है और इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिख दिया, और फिर 6 का स्क्वायर, ये 6 के आगे 7 आता है। यहाँ भी देखो आप, ये 3 को यहाँ उतार दिया इसने ना। अब बताओ 3 और ये 4, 3 के बाद में 4 आता है तो 4 लिख दिया। अब क्या किया, इन दोनों को गुणा कर दिया, 3 चौके 12 यहाँ लिख दिया। फिर क्या किया, 12 के आगे कितना आता है, 13, यहाँ आ गया 13। अब आगे देखो यह लिख दिया 4 और 4 के बाद में 5। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, तो इन दोनों को गुणा कर दे, 4 पंजे 20, तो यहाँ पर आ गया 20, और 20 के बाद में कितना आता है, 21, यहाँ पर इसने दे दिया। आगे देखो यहाँ आ रहा है 5, बताओ 5 के बाद में कितना आता है, 6 आता है। देखो आप यहाँ पे 3 के बाद में 4 आ रहा है, 4 के बाद में 5 आ रहा है, तो 5 के बाद में कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ओके, और फिर 5 को 6 से गुणा किया तो 30 आ गया, और 30 के बाद में
31 आ गया। अब आगे देखो 6 के बाद में 7, अब यहाँ क्या आता है, इन दोनों का गुणा आता है, तो 6 7 42, तो ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर और बराबर आपको मालूम है, देखो यहाँ 30 के बाद में 31 आ रहा है, 20 के बाद 21 आ रहा है, 12 के बाद में 13, 6 के बाद में 7, तो 42 के बाद में कितना आ जाएगा, इसके आगे वाली संख्या आ जाएगा तो 43 आ जाएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल सवाल है। देखिए 7वें सवाल में क्या है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर है 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी यहाँ पर 1 से लेकर के उसके बाद वाली सारी विषम संख्या है। तो देखो विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का अपने पास में एक सूत्र होता है और वो सूत्र यह है, क्या होता है, प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस ऐसे n का मतलब है कि ये टोटल कितनी संख्या है। मान लो ये 20 हो गई तो n का मतलब 20 प्राकृत संख्या हो गई, तो n का मान हो जाएगा 20। तो इनका सबका योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है इनका योग, n स्क्वायर। जैसे आप यहाँ पर देखो 1 + 3 + 5, अब बताओ n का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 1 2 3, तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा, n स्क्वायर मानी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 है ना। अरे भाई 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब आप इनको ऐसे जोड़ के देखो, 1 और 3 4, 4 और 5 9, ऐसे भी 9 आ रहा है और इस सूत्र से भी 9 आ रहा है। लेकिन अपने को डायरेक्ट नहीं जोड़ना, क्योंकि वो बोल रहा है कि योग संक्रिया किए बिना योगफल करना आपको, तो आपको ये सूत्र काम में लेना है n स्क्वायर वाला। n स्क्वायर का मतलब जितनी संख्या है उनको गिन लो और उसका स्क्वायर कर दो। आप यहाँ देखो 1 2 3 4 5 संख्या, यानी यहाँ पर n का मान कितना है, 5, तो अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 5 का वर्ग निकाल देंगे। ओके, अब वर्ग का मतलब बताओ कितना हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना होता है, 5 को 5 से गुणा कर दो तो 5 25, तो इसका उत्तर आ गया मेरे पास में 25। ओके, देखो यहाँ पर भी देख लो आप, यहाँ पर भी वही प्राकृत संख्या है और सारी विषम संख्या है, तो देखो वही ही सूत्र लग जाएगा n स्क्वायर वाला। तो n का मान करो, पहले गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 विषम संख्या हो गई। तो अपन क्या कर देंगे, 10 स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 × 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 100। ओके, बिना जोड़े ही उत्तर आ रहा अपना। यहाँ पर भी क्या करोगे, इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, तो ये हो गया मेरे पास में 12 का स्क्वायर, यानी 12 × 12। ओके, 12 को 12 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 को 2 से गुणा करो, 12 दूनी 24, हासिल का 2, 12 एकम 12, 12 और 2 14, तो ये हो गया 144। तो आपको इस तरीके से ये वाला सूत्र याद रखना है और इस सूत्र में n का मान करके आपको इसका मान निकाल लेना है n स्क्वायर से डायरेक्ट ही। ठीक है, इस तरीके से अपना 7वां सवाल कंप्लीट। देखिए 8वां सवाल है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। आप सबसे पहले ये देखो कि ये जो 49 है ये किसका स्क्वायर होता है, किसका वर्ग होता है, तो आपको मालूम है कि ये जो 49 होता है ये होता है 7 का वर्ग। देखिए आप जब 7 को 7 से गुणा करेंगे ना तो अपने पास में 49 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये 49 होता है 7 का वर्ग। अब आप यहाँ देखो 7 का स्क्वायर, यहाँ पर है n का स्क्वायर, यानी मेरे पास में मैंने यहाँ क्या किया था, शुरू की n संख्याओं को, n विषम संख्याओं को जोड़ा था तब n स्क्वायर आया था। अब यहाँ पर 7 स्क्वायर है तो अपन भी क्या कर देंगे, शुरू की 7 विषम संख्याओं को जोड़ देंगे। तो देखिए आप 49, तो 49 को सबसे पहले अपन लिख देंगे 7 का वर्ग होता है, ये 7 का स्क्वायर लिख दिया। और अब क्या हो जाएगा, अब अपन इसको 7 विषम संख्याओं के जोड़ में लिख दो। तो शुरू से 1 से लिखनी है अपने को, 1 से लेकर के 7 विषम संख्या। तो 1 के बाद में 3 होती विषम, फिर 5, फिर 7,
फिर 9, फिर 11, गिनो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 और ये एक और कर दो इसके बाद वाली, तो हो गई टोटल 7 विषम संख्या। तो अपने को 7 विषम संख्याओं के जोड़ में लिखने पर 49 आ जाएगा। आप चाहे तो उनको जोड़ के देख सकते हैं, 49 ही आएगा। ओके, इसी तरीके से आगे वाला देखो, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 121 होता है ना, ये 11 को 11 से गुणा करने पर आता है, यानी ये होता है 11 का वर्ग। ठीक है ना, ये देखिए, ये रहा, मैंने कल आपको बताया था 11 का स्क्वायर होता है 11 इंटू 11 बराबर 121, यानी 121 11 का वर्ग होता है। अब यहाँ पर 11 का वर्ग आ गया। अब आप देखो, यानी जो 121 आ गया, ये आ गया मेरे पास में 11 का वर्ग। ओके, अब 11 का वर्ग आ गया तो बताओ मुझे क्या करना है, 11 विषम संख्याओं के जोड़ में लिख देना है। तो 11 विषम संख्या कहाँ से शुरू करनी है, वही 1 से। तो 1 से लिखो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। देखो यहाँ पर 11 विषम संख्याओं का जोड़ का ये नहीं है कि आप इसको 11 तक लिख दो, नहीं, टोटल संख्या में 11 होनी चाहिए ये। तो अभी कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 हुई है अभी। तो 11 के बाद में 13 आती है, 13 के बाद में 15, 15 के बाद में 17, 17 के बाद में 19 और 19 के बाद में 21। अब गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 संख्या हो गई और सारी विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं के जोड़ में अपन 11 का स्क्वायर के रूप में लिख देंगे इसको। नवा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं है। देखो, यानी अपने को यहाँ पर 12 का स्क्वायर करना है और 13 का वर्ग करना है। ये जो सवाल बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है कि एक तो है आपके पास में 12 का वर्ग, एक है 13 का वर्ग, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है। देखो आप एक बार इधर देखो, 12 का वर्ग है 144 और 13 का वर्ग है 169, यानी 144 और ये 169, इन दोनों के बीच में टोटल कितनी संख्या है ये आपको बताना है। अब आप यहाँ पर तो क्या है, गैप कम है, छोटी छोटी संख्या है तो आप गिन करके बता सकते हो, लेकिन जब बड़ी संख्या आएगी उनमें आप नहीं गिन सकते। तो इसका एक तरीका होता है, जैसे ये 99 और 100, अब इनका स्क्वायर करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं आएगी, तब आप उनको कैसे गिनोगे। तो इसको गिनने का एक तरीका होता है और वो तरीका ये होता है कि ये जो भी संख्या है ना, 12 और 13, देखो ये दोनों कंटिन्यू संख्या आएगी, 25 और 26 और यह 99 और 100। अब अपन इसमें एक ही तरीका होता है कि ये जो शुरू में जो संख्या होती है, आप इसको 2 से गुणा कर दो। शुरू में कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 12, तो इसको आप 2 से गुणा करके लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 12, बताओ 12 दूनी 24, सीधा सा उत्तर है इसका। ओके, इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो 25 और 26, तो आप क्या करेंगे, ये शुरू में जो संख्या है, शुरू में है 25, शुरू का मतलब छोटी संख्या, तो 25 को 2 से गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा 25 दूनी 50। ओके, और तीसरा है 99 और 100, तो आप जो शुरू में 99 है तो आप इसको 2 को 99 से गुणा कर दो, बस छोटी वाली संख्या को 2 से गुणा कर दो। आप इसको गुणा करोगे तो 2 नाम 18, हासिल का 1, 2 नाम 18 और 1 19, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 198। ओके, तो इस तरीके से आपका 9वां प्रश्न कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।